Hello everyone, welcome back to MB classes level low in HRM. Today we will start unit 2 is जो CNET paper 1 research aptitude. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पीएचडी का इंट्रेंस एग्जाम भी देते हो, जब भी आपको नीड होती है रिसर्च के कंसेप्ट को बारे में, अगर आप पीएचडी भी कर रहे हो तब भी आपको इस कंसेप्ट की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर यूजीसी नेट पेपर 1 दे रहे हो तो आपको यूनिट 2 में मास्टर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज हम कंप्लीट करेंगे पूरा रिसर्च, जितना हो पाएगा उतना करेंगे, देन हम नेक्स्ट पार्ट में ले जाएंगे। ठीक है, 2 दिन में हम पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड जस्ट लुक कंप्लीट रिवीजन। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, क्या पैराडिग्म में जितना भी पीवाईक्यू के बेसिस पे मैं जितना ले सकती थी उतना मैंने सारा कवर किया है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमें पेपर 2 भी पढ़ना है, उसके वेटेज के हिसाब से अगर पेपर 2 का आप 2 दिन दे रहे हो तो पेपर 1 को भी 1 दिन देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, जब तक आप पेपर 1 नहीं करोगे जब तक आप स्कोरिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाई स्कोर करने के लिए आपको पेपर 1 मास्टर होना बहुत जरूरी है। देन मेथड्स पढ़ेंगे, उसके बाद स्टेप्स पढ़ेंगे, थीसिस राइटिंग पढ़ेंगे, क्या क्या आईसीटी यूज होते हैं। देन लास्ट में हम रिसर्च एथिक्स पढ़ेंगे। ये होता है, ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है रिसर्च एप्टीट्यूड का। लुक एट द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च। सबसे पहले हम इप्टेमोलॉजिकल ब्रेकडाउन करें। अगर हम रिसर्च को ही ब्रेक करें तो क्या मतलब होता है? री मीन्स अगेन, अ न्यू, अ ओवर अगेन। ठीक है, सर्च मीन्स टू एग्जामिन क्लोजली, केयरफुली, टू टेस्ट, टू ट्राई, टू प्रोब। ठीक है, कंबाइन। तो रिसर्च क्या हो गया? मतलब आप द्वारा से किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी चीज को एग्जामिन कर रहे हो क्लोजली, या फिर उस चीज को, कोई नई चीज को देख रहे हो, या फिर बहुत पुरानी हो गई है उसको दोबारा से यूज में लेके आ रहे हो, ये हमारी रिसर्च होती है। अगर आप ये समझो कि गूगल से हमने कोई इंफॉर्मेशन ली और जस्ट उससे कलेक्ट कर दिया तो ये रिसर्च है, नो, ये रिसर्च नहीं है। ठीक है, या किसी की बुक ली आपने, उसको सब, ये रिव्यू हो सकता है लेकिन रिसर्च नहीं। उसके रिसर्च में आपको एक सिस्टमेटिकली एक इन्वेस्टिगेशन होती है स्पेसिफिक फील्ड ऑफ नॉलेज की, जिसमें उसमें फैक्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, और ये हमेशा डिस्कवरी होती है फ्रॉम नोन टू अननोन। मतलब जो अभी आपने नहीं देखी है उसके बारे में हम करते हैं, मतलब नोन जो आपने देखा वो उसके लेके जाते हैं हमारा स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, अगर ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो क्या है रिसर्च? ठीक है, अब आपको रिसर्च, सबसे पहले तो आपको रिसर्च पता हो। री प्लस सर्च, री मतलब फिर दोबारा से, एंड सर्च मतलब उस चीज को क्लोजली, केयरफुली एग्जामिन करना, टेस्ट करना। ठीक है, देन आपके पास, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये क्या, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज मेकिंग फॉर द एडवांसमेंट। जैसे कोई चीज अभी आई है तो आप उसमें एक स्टेप आगे करो कि यस, ये चीज अभी किसी ने कवर नहीं करी, ये चीज हम कर रहे हैं, जैसे आप पीएचडी करते हो। ठीक है, तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग व्हाट इज एडवर्जी देयर। ऐसा नहीं कि जो है आप उसको ही सिर्फ फाइंड आउट कर रहे हो, नो, इट एक्सटेंड द बाउंड्री ऑफ ह्यूमन नॉलेज। मतलब जो है उससे भी आप थोड़ा सा एक्सटेंड करो। इट इज द परसूट ऑफ ट्रूथ विद द हेल्प ऑफ स्टडी, ऑब्जर्वेशन, कंपेरिजन एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारा रिसर्च। हम थोड़ी सी डेफिनेशंस लेके आए हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछी गई है। सपोज करो क्लिफोर्ड वुडी की बात करें तो रिसर्च क्या है? रिसर्च कंप्राइज मतलब मिलके बना हुआ। क्या? डिफाइनिंग, रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, सजेस्टिंग सॉल्यूशन, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इवोल्यूशनिंग डाटा, मेकिंग डिडक्शन एंड रीचिंग कंक्लूजन। तो मतलब ये क्या है, एक तरह का मतलब रिसर्च क्या है, किन सारी चीजों से मिलकर बना है? वो डिफाइन करता है, फिर प्रॉब्लम को और रीडिफाइन करता है, फिर हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। जैसे एक होता है कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, एरिया में, फिर आपने कहा कि उसको रीडिफाइन किया और अच्छे से किया, अच्छा ये प्रॉब्लम है, देन आपने उसके लिए हाइपोथेसिस सजेस्ट किए सॉल्यूशन, देन उसके बेसिस आपने डेटा कलेक्ट किया, देन आपने मेकिंग डिडक्शन, ठीक है, मतलब जनरल तक लेके आए, और उसके बाद आपने कंक्लूजन तक पहुंचे। तो अगर आपको पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, पीवाईक्यू में अगर बोला जाए डिफाइनिंग, इवेल्युएटिंग एंड डिडक्शन इज गिवन बाय द क्लिफोर्ड वुडी। ठीक है, देन कम टू द जॉन डब्ल्यू बेस्ट। इन्होंने बोला रिसर्च इज कंसिडर्ड टू बी मोर फॉर्मल। रिसर्च क्या है? ऐसा नहीं है कुछ भी, जैसे अगर मैं रिसर्च करूँ तो मुझे एक मेंटोर के अंदर एक प्रॉपर लॉजिकल में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही उठा के सारी चीजों को समराइज करके रिसर्च होगी, नो। रिसर्च क्या है? फॉर्मल है, सिस्टमेटिक है, इंटेंसिव प्रोसेस है टू कैरिंग ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस। तो अगर कहीं पूछा जाए कि इंटेंसिव प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक मेथड का है तो ये आंसर मतलब किसने दिया? तो जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने दिया। देन कम टू द सीआर कोठारी। रिसर्च इज द परस्यूट ऑफ ट्रूथ विद द हेल्प ऑफ स्टडी, ऑब्जर्वेशन, कंपेरिजन एंड एक्सपेरिमेंट। रिसर्च क्या है? परस्यूट ट्रूथ है, किसकी हेल्प से करते हैं हम? कहीं ना कहीं सच जानने की कोशिश करते हैं थ्रू द स्टडी, थ्रू द ऑब्जर्वेशन, थ्रू द कंपेरिजन, थ्रू द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिसर्च। तो रिसर्च आपको अगर मैं बताऊं तो क्या है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, हाइपोथेसिस डेवलप करना,
फॉर्मल है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक है, ये हमने पढ़ा, लेकिन क्या रिसर्च नहीं है, ये कभी कभी एनटी आपको कंफ्यूज कर देता है। तो इट इज नॉट मेयर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। अगर आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन गूगल से कोई टॉपिक उठाया और या फिर कोई टेक्स्ट बुक से रीड किया और देन आपने उससे क्या किया, फैक्ट इज जस्ट रेफरेंस वर्क नॉट रिसर्च। ये क्या रेफरेंस है कि मैंने यहाँ से ये लिया है और देन ये मेरा रिसर्च वर्क नहीं है। जैसे सपोज मैं आपको अभी स्टडी करा रही हूँ, तो ये मेरा रिसर्च वर्क नहीं है, ये मेरा क्या है, रेफरेंस है कि मैंने KSB मैदान से लिया है और बुक से लिया है, ऐसे बुक से कुछ मैंने अपने ऑथेंटिक सोर्सेज से लिया है, तो ये हमारा रिसर्च नहीं है, ठीक है, ये रेफरेंस वर्क हो गया। देन इट इज नॉट, अगर आपने सपोज करो डेटा ले लिया 3 डिफरेंट बुक से, फिर भी कहोगे अरे ये तो मैंने कंबाइन किया, सपोज मैंने HR के टॉपिक पर रिसर्च करूँ, मैंने HR के 3 ऑथर से डेटा लिया और सबको एक जगह इकट्ठा किया, देन आई टेक अ क्रेडिट, नो, तो ये हमारा रिसर्च नहीं होता। रिसर्च क्या होता है, बिना किसी न्यू कंक्लूजन के, बिना किसी इनसाइड समरी के आपको भी रिसर्च हो नहीं सकती। तो आई होप आपको रिसर्च कंसेप्ट क्लियर हो गया। देन कम टू द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा रिसर्च का। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि डिस्कवर करना आंसर टू द क्वेश्चन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर। यही तो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है उनको हमें आंसर देना है। जैसे अभी देखो इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, फ्यूचर में जैसे अभी अभी आपने देखा होगा AI बूम पे, ठीक है, तो लोग रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम ह्यूमन को मेंटेन कर सके या कैसे आगे जॉब को कैसे सरवाइव करना है, ठीक है। तो उनके लिए अब कुछ ना कुछ ऑप्शन आते जा रहे हैं। द मेन एम टू फाइंड आउट द हिडन ट्रूथ विच हैड नॉट बी डिस्कवर। सबसे बड़ी बात रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, जो अभी तक नहीं आया, उस चीज को फाइंड आउट करना। जैसे कि आपको पता है कोविड में वैक्सीन आई थी, तो वो एक तरह की रिसर्च करके आई थी। तो इनके ना 4 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हम करते क्यों हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें क्यों रिसर्च कर रहे हैं। फर्स्ट वन एक्सप्लोरेटरी ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है कि हम किसी चीज को बहुत डिटेल में जानना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाई वी डूइंग रिसर्च टू गेन फेमिलियरिटी विद द फिनोमेना। किसी चीज को अच्छे से जानना चाह रहे हैं, वो रिसर्च है। यूज केस डॉन व्हेन वी नो वेरी लिटिल, जैसे हमें किसी टॉपिक के बारे में बहुत कम पता है, अब हम उस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक्सप्लोरेटरी ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ कि 4 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। पहला एक्सप्लोर, आपको चीजों को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मोर प्रिसाइज रिसर्च प्रॉब्लम, डेवलप हाइपोथेसिस, फ्यूचर स्टडी रेदर देन द टेस्टिंग देम। तो वो क्या करें, इनका गोल क्या होता है, ये रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, देन हाइपोथेसिस डेवलप करना, ना कि इसमें टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं होती। तो कहीं आ जाए गेनिंग फेमिलियरिटी, किसी चीज को जानना, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, फॉर्मुलेटिंग ए प्रॉब्लम, योर आंसर शुड बी एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब ये समझना कि मुझे थोड़ा बहुत पता है, अब मैं उस चीज के बारे में एक्सप्लोर कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोचूं कि मुझे अभी वर्ल्ड वार के बारे में नहीं पता, जो करंट चल रहा है हमारा, ठीक है, अमेरिका और ईरान के बीच में, अब मुझे उसके बारे में एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो ये होगी हमारे एक्सप्लोर ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव। सपोज आपको कोई चीज डिस्क्राइब करनी है, एक्सप्लोर समझ में आ गया कि आपको लिटिल बिट पता है, अब उसके बारे में डिटेल में जाना है, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है कि क्या है ना, पता होना चाहिए, कोई इवेंट हुआ, कोई इंडिविजुअल सिचुएशन हुई, कोई ग्रुप हुआ, तो उसके बारे में बताना, डिस्क्राइब करना, मतलब किसी के बारे में डिस्क्राइब करना इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। टू एक्यूरेटली पोर्ट्रे द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और ए ग्रुप, किसी इंडिविजुअल के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, कोई इवेंट हो गया उसके बारे में, किसी ग्रुप के बारे में, ठीक है, वो डिस्क्रिप्टिव कहलाएगी। तो इसमें क्या होता है, यूज केस, आंसर द क्वेश्चन, हम इसमें केस स्टडी यूज करते हैं। व्हाट इज सिंपली डिस्क्राइब द करंट स्टेट, इसमें हम कुछ चेंज नहीं करते, इसमें हम कुछ मैनिपुलेट नहीं करते, इसमें हम सिर्फ जो हो चुका है, जो हो रहा है करंट स्टेट में, उसी के बारे में जानते हैं। जैसे कि सेंसस सर्वे हो गया, करंट लिटरेसी रेट हो गई स्पेसिफिक, ये हो गई डिस्क्रिप्टिव, मतलब डिस्क्राइब कर रहे हो करंट सिनेरियो को, ठीक है, इसमें आपको चेंजेस नहीं कर सकते। तो आई होप आपको डिस्क्रिप्टिव भी समझ में आएगा। थर्ड वन ऑब्जेक्टिव होता है डायग्नोस्टिक, डिस्क्राइब करने के लिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई चीज डायग्नोस, किसी का कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम का रूट को फाइंड आउट करने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं। तो यही तो है, टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विथ विच समथिंग ऑकर विच हैज एसोसिएट विद समथिंग, मतलब क्या, मतलब करने के लिए कि ये जो चीज है ये क्यों हो रही है, किस चीज से रिलेटेड है। सपोज आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप कहते हो मेरे पेट में दर्द है, ठीक है, तो आप ये नहीं देखो, आप ये देखो पेट में दर्द हो क्यों रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है, क्या आपने फास्ट फूड खाया या आपने कुछ खाया ही नहीं है। तो इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए डायग्नोस्टिक ऑब्जेक्टिव आता है। फोकस्ड
on finding the root cause of specific problem, finding a solution, why sudden drop in student enrollment. जैसे मैंने बताया यूनिवर्सिटी में अचानक बच्चे क्यों नहीं आ रहे, तो ये होती है डायग्नोस्टिक, डिटरमिनेट फ्रीक्वेंसी, रूट कॉज एनालिसिस, रेमेडियल। देन कम टू द 4, लास्ट में हमें एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, एक्सप्लेन क्या, हाइपोथेटिक टेस्टिंग ऑब्जेक्ट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। जब हम दो वेरिएबल के बीच में जो हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं कि आंसर द क्वेश्चन व्हाई एंड कैसे, कैसे करेंगे, अगर हमें कोई चीज करनी है तो वो एक्सप्लेन कर बता रहा है कि आपको कैसे करना है, तो ये होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब टेस्टिंग इफेक्टिव न्यू टीचिंग मेथड कॉज हायर स्टूडेंट टेस्ट स्कोर। सपोज करो अगर आपने बच्चे ने हाई स्टूडेंट टेस्ट स्कोर किया तो आपने नया टीचिंग मेथड्स पढ़ाया, तो ये एक्सप्लेनेटरी है, मतलब आपने टेस्ट किया देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डेवलप किया, स्टैब्लिश किया, ठीक है। तो इसमें आप समझ लेगा कि आपने कोई ऐसी नई चीज ऐड करी जिसका इफेक्ट आप देखने के लिए जानना चाहते हो, ऐसे किस कारण इसका इफेक्ट आया, तो ये होते हैं। तो कभी कंफ्यूज मत होना ऑब्जेक्टिव वर्सेस मेथड में। देखो कंफ्यूज स्टूडेंट क्यों होते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने डिस्क्रिप्टिव बताया ये ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि डिस्क्राइब कर रहा है रियलिटी, लेकिन सर्वे हम डिस्क्रिप्टिव में कौन से मेथड्स के थ्रू कर रहे हैं, सर्वे, तो ये सर्वे के मेथड्स मतलब कौन सी टेक्निक के थ्रू करते हैं वो हमारा मेथड्स होता है, एंड ऑब्जेक्टिव को कौन कौन सी टेक्निक के थ्रू करेंगे वो मेथड्स होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन ऑब्जेक्टिव वर्सेस मेथड। नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च रियलिटी चेक। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए एक रिसर्च के। एकेडमिक रिसर्च इज नॉट अ ओपिनियन और जर्नलिज्म, ऐसा नहीं कि आपने अपनी ओपिनियन बोल दी और आपकी रिसर्च हो गई। इनिस्टिकली अडेड टू फॉलोइंग ट्रेड्स, ये ट्रेड्स उसमें होनी चाहिए और साइंटिफिकली वैलिड होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिविटी, बाइस फ्रीडम, ऐसा नहीं हो किसी कास्ट किसी पॉलिटिकल बिलीफ के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए, बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। रिसर्च मस्ट बी कंप्लीटली न्यूट्रल, ऐसा नहीं कि मेरे आप मेंटोर हो और आपका मेरा ईगो क्लैश करता है तो इसलिए आपने मेरे साथ मतलब अच्छे से मुझे नहीं कराया, नहीं, आपने उसके पेपर पर अच्छे से वर्क नहीं किया। रिसर्च मस्ट बी कंप्लीटली न्यूट्रल। रिसर्च पर्सनल इमोशन, पॉलिटिकल बिलीफ, डिजायर आउटकम मस्ट नेवर इन्फ्लुएंस डाटा कलेक्शन, मतलब आपका जो पर्सनल बिलीफ है, जो आपका कास्ट है, रिलीजन है, ये सारी चीजें बीच में नहीं आनी चाहिए जब आप रिसर्च के लिए काम करो। मतलब ऑब्जेक्टिविटी होनी है, बाइस फ्रीडम, कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, वेरी न्यूट्रल, अनबाइस ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम पर्सनल प्रेजुडिस, मतलब जो आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है उससे फ्री होना चाहिए, ठीक है। ऐसा पहला कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड वन है इंपेरिकल नेचर। इंपेरिकल नेचर क्या होता है, कंक्लूजन जो भी करो वो स्ट्रिक्टली हार्ड एंड ऑब्जर्वेबल, मतलब जब आप रिसर्च करो पहला तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए, दूसरा आप अगर कर रहे हो तो वो मस्ट बी ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइबल एविडेंस होना चाहिए गैदर फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। मतलब ऐसी रिसर्च मत करो कि आपको उसे मेजर ही नहीं कर पा रहे, आप उसे वेरीफाई नहीं कर रहे। तो इम्पेरिकल का मतलब मस्ट बी हार्ड, ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाई। इफ इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व, सपोज करो अगर एब्जॉर्व नहीं करेंगे, अगर वो टेस्टेड नहीं है तो इट इज द फिलोसफी नॉट अ इंपेरिकल रिसर्च, ठीक है। तो वेरीफाइड एविडेंस डेटा बेस्ड ऑन फिजिकल ऑब्जर्वेंस इज कॉल्ड द इंपेरिकल नेचर। सेकंड करेक्टर। देन थर्ड इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस। रिसर्च इज नेवर रैंडम, ऐसा नहीं कि अचानक रिसर्च होगी, इट फॉलो द स्ट्रिक्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस सीक्वेंस। इसका एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप रिसर्च करते हो। जैसे पहले आपको प्रॉब्लम करी, देन हमने हाइपोथेसिस डेवलप करी, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी ऑलरेडी स्टेप्स ऑफ रिसर्च में, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से हमारा सिस्टमेटिक प्रोसेस चलता है, क्योंकि आपको एक टॉपिक मिलता है, फिर आप सिनॉप्सिस लिखते हो, देन आप रिसर्च करते हो, देन उसमें प्रॉब्लम देते हो, देन रिव्यू लिटरेचर करते हो ना, हाइपोथेसिस बनाते हो, रिजेक्टेड एक्सेप्टेड, रिसर्च डिजाइन, कौन सी मेथोडोलॉजी फॉलो करोगे, कौन सा मेथड्स फॉलो करोगे, किसके थ्रू डाटा कलेक्ट करोगे, देन कंक्लूजन। इसमें से ना तो आप इसको उल्टा कर सकते हो, आपको इसी सिस्टमेटिक प्रोसेस में फॉलो करना पड़ता है। देन फोर्थ इज कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। रिसर्च मस्ट कंट्रोल कीप कांस्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर टू मेजर द एग्जैक्ट कॉज एंड इफेक्ट। हमेशा आपको क्या करना है, कंट्रोल मतलब कांस्टेंट रखने एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर अगर डिस्टर्बेंस करें तो आपकी रिसर्च के जो आंसर हैं वो प्रॉपर नहीं आ पाएंगे। एग्जांपल, इफ टेस्टिंग हाउ लाइटिंग इफेक्ट फोकस यू मस्ट कंट्रोल नॉइज, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि लाइटिंग इफेक्ट से कितना फोकस आता है, तो आपको क्या कंट्रोल करना पड़ेगा, नॉइज। ये रूम नॉइजी होगा तो यू कैन नॉट बी प्रूफ लाइटिंग कॉज भी लैक ऑफ फोकस। सपोज करो आपने बोला कि मुझे जब लाइटिंग है तो उससे फोकस आ रहा है, तो आपने कंट्रोल क्या किया, नॉइज, क्योंकि अगर नॉइज रहेगा तो बच्चा फोकस कर ही नहीं पाएगा। तो ये मैनेजिंग एक्सट्रानियस वेरिएबल, आइसोलेटिंग कॉज एंड इफेक्ट, ये सारा आपको कंट्रोल करना है। देन कम टू द फिफ्थ,
logical structure. Good research is guided by strict rule of reasoning. It rely heavily in two logical pathway which anti-test frequently. उन्होंने बोला कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर का भी लॉजिक है, या तो आपका इंडक्टिव होगा या आपका डिडक्टिव होगा. इंडक्टिव मतलब स्पेसिफिक टू जनरल होगा, या डिडक्टिव जनरल टू स्पेसिफिक होगा. दो ही वे में हमारी रिसर्च जाती है. ठीक है, लॉजिकल में अब हम बात करें, गुड रिसर्च इज गाइडेड बाय स्ट्रिक्ट रूल रीजनिंग थ्रू लॉजिकल पाथवे. इंडक्टिव क्या होगा? बॉटम अप. बॉटम अप का मतलब हो गया कि आपकी रिसर्च कैसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है. ठीक है, बॉटम अप इट मीन्स आपने क्या किया, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करी, देन आप जनरल थ्योरी के गई. सपोज आपने कहा, एक एग्जांपल देती हूँ क्लास का, कि राम बहुत अच्छा लड़का है. ठीक है, क्लास में, तो इसका मतलब उस क्लास के सारे बच्चे अच्छे हैं. ये कौन सा है? इंडक्टिव, मतलब राम से लेके सारे लड़कों तक चलेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल, ऑब्जर्विंग 10 स्पेसिफिक रो आर ब्लैक. आपने देखा कि आपने देखा जो 10 क्रो हैं वो ब्लैक हैं, तो आपने कंक्लूड क्या किया? ऑल क्रो आर ब्लैक. मतलब अगर 10 काले, मतलब कोए काले हैं तो और सारे भी होंगे. तो ये कौन सी होगी? क्वांट, मतलब आपकी इंडक्टिव रीजनिंग, मतलब स्पेसिफिक टू जनरल. पहले आपने स्पेसिफिक चीजें देखी, देन आप जनरल पर गए. ठीक है, देन इसमें हम कौन सी यूज करते हैं रिसर्च? याद रखिए, क्वालिटेटिव. देखो मैं आपको एक अच्छा शॉर्टकट बता देती हूँ. कहीं अगर इंडक्टिव आ जाए, ठीक है, क्वालिटेटिव आ जाए, तो ये सब एक जैसे करेक्टरिस्टिक होते हैं. देन आपका पोस्ट पॉजिटिव में आ जाए. ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो कि एक ही कैटेगरी में आती है. पोस्ट पॉजिटिव भी इसी में आता है. डिडक्टिव रीजनिंग होती है टॉप डाउन. पहले आपने जनरल है कि क्लास बहुत अच्छी है इसलिए उसमें राम अच्छा है. ठीक है, तो जनरल थ्योरी टू टेस्ट स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है. एग्जाम्पल, टेक द थ्योरी ग्रेविटी पुल ऑब्जेक्ट डाउन, टेस्टिंग इट बाय ड्रॉपिंग स्पेसिफिक एप्पल. उन्होंने बोला ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को खींचती है, दैट्स व्हाई हमारा एप्पल ड्रॉप हुआ. तो इसमें हम कौन सी यूज करते हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड पॉजिटिविस्टिक रिसर्च. ठीक है, देन और कौन कौन से हैं इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक? उन्होंने बोला कोई भी रिसर्च टूल है, जैसे क्वेश्चन ले रहे हो, वो टू बी साइंटिफिक होना चाहिए. उसमें दो अल्टीमेट टेस्ट होते हैं, एक रिलायबिलिटी एंड सेकंड वन इज द वैलिडिटी. देखो रिलायबिलिटी क्या होती है? टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी है, मतलब आप रिपीट एक ही टेस्ट को बार बार कर रहे हो और वो सेम रिजल्ट दिखा रहा है, स्टेबल रिजल्ट दिखा रहा है, इसका मतलब वो आपका टेस्ट रिलायबल है. रिलायबल मतलब कंसिस्टेंसी में कंटिन्यूस भी सेम रिजल्ट आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, कोई वेटिंग मशीन है, वो आपका वेट 60 kg आज दिखा रही है, 60 kg परसों दिखा रही है, 60 kg कल दिखा रही है. इसका मतलब आपकी जो मशीन है वो हाईली रिलायबल है, मतलब कंसिस्टेंस है. तो कंसिस्टेंसी आ जाए, स्टेबिलिटी ओवर टाइम आ जाए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी आ जाए, ईट द सेम रिजल्ट ऑन सेम रिपीटेड ट्रायल्स आ जाए, शुड बी नेम एज रिलायबिलिटी. देन कम टू द वैलिडिटी. वैलिडिटी होती है टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी, मतलब आप इट रिफर्स टू ट्रूथ, मतलब आप एक्यूरेटली कोई चीज को, जो ऑब्जेक्टिव है उसको एक्यूरेट कर रहे हो, मतलब जो आपको मेजर करना है वो प्रॉपर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए. इज द रिसर्च टूल एक्चुअली मेजरिंग, मतलब जो रिसर्च टूल वो क्या वो मेजर कर रहा है जो आप चाह रहे हो. ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया कि सपोज करो आपका एक्चुअल 70 kg वेट है, बट वो मशीनरी डेली 60 kg दे रही है. इसका मतलब आपकी मशीन रिलायबल तो है लेकिन वो कंप्लीटली इनवैलिड है. तो एक्यूरेट है क्योंकि एक्चुअल तो आपका 60 kg है लेकिन वो आपको बार बार 60 kg कर रहा है, तो इट इज नॉट मेजरिंग योर ट्रू वेट. तो एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस, मेजरिंग व्हाट इज इंटेंट, जो हम मेजर करना चाहते हैं वो अगर हो रहा है तो वो वैलिड कहलाएगा. ठीक है, तो आई होप आपको वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्लियर हो गया होगा. देन टाइप ऑफ वैलिडिटी जो कि पूछे जाते हैं, एक होती है इंटरनल वैलिडिटी, एक होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी. इंटरनल वैलिडिटी होती है आर वी श्योर दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द ओनली थिंग दैट कॉज टू चेंज अ डिपेंडेंट वेरिएबल हाई इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. मतलब ये इंटरनल वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि हमें ये कंफर्म करना पड़ता है जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कॉज है वो सिर्फ हमारा इज द ओनली थिंग दैट कॉज द चेंज इन डिपेंडेंट, बस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू ही हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आ रहे हैं. तो ये होगी इंटरनल. फॉर एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बस उसी के कॉज के कारण आपका अच्छा स्कोर आ रहा है. ठीक है, ये होगी इंटरनल वैलिडिटी, मतलब जो हाई ने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं. एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी कैन द रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक स्टडी बी जनरलाइज अप्लाई टू वाइडर, मतलब ये है कि अगर जो मैं स्पेसिफिक स्टडी कर रहे हैं जो रिजल्ट आया क्या वो हम और जगह पे भी वो अप्लाई हो सकता है रियल वर्ल्ड पॉपुलेशन में, तो वो एक्सटर्नल वैलिडिटी. सपोज आपने एक थ्योरी निकाली और वो हर जगह एप्लीकेबल है तो वो एक्सटर्नल वैलिडिटी है. जो विद इन कर रहे हो वो इंटरनल वैलिडिटी है. जो कि एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है हाईली इन डिस्क्रिप्टिव सर्वे, मतलब आपने एक बार स्टडी की, जनरलाइज करी, वो अब हो जाए, जैसे प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, उनको हर जगह अप्लाई कर रहे हैं. ओके, देन
प्लीज इस चीज को अच्छे से रट लो, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड तो बहुत, अगर आप एमबी भी कर रहे हो आपने उसमें पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। रिलायबिलिटी मैंने आपको बता दिया, कंसिस्टेंसी, रिपीटेबिलिटी, रिसर्च रिजल्ट ओवर द टाइम, की क्वेश्चन, कैन वी गेट सेम रिजल्ट इफ वी रिपीट रिसर्च स्ट्रिक्टली, अगर हम रिपीट कर रहे हैं रिसर्च को तो क्या हम सेम रिजल्ट पा रहे हैं, अगर सेम रिजल्ट पा रहे हैं तो योर रिसर्च शुड बी रिलायबल। वैलिडिटी, एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस ऑफ फाइंडिंग, मेजरिंग व्हाट यू, जो हम मेजर करना चाहते हैं क्या एक्चुअली वो मेजर कर रहे हैं, वो राइट थिंग एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं, वो वैलिडिटी है। ओके, देन कम टू द टाइप ऑफ रिसर्च। देखो अब हमने करेक्टरिस्टिक पढ़ लिए, बेसिक्स पढ़ लिए, अब हम टाइप ऑफ रिसर्च पढ़िए। देन टाइप ऑफ रिसर्च को पहले तो आप देखो 4 के तरीके की बेसिस पे है, और सबसे अच्छी बात है हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च पढ़ ली ऑलरेडी डिटेल में, ठीक है, फिर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन कंसेप्ट, और हमारा पहला एप्लीकेशन बेस्ड, जो कि फंडामेंटल रिसर्च जिसे बेसिक प्योर बोलते हैं, और सेकंड है अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च, ठीक है। देन ये हमारा एप्लीकेशन के बेसिस पे जो हम नॉलेज देते हैं उसको हम काम अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हमारी 4 रिसर्च है। देन कंसेप्ट के बेसिस पे कंसेप्चुअल रिसर्च एंड इंपेरिकल रिसर्च जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ाई थी। देन इंक्वायरी के बेसिस पे क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव या मिक्स मेथड। अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। देन टाइप ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, तो ये किसके बेसिस पे, इमीडिएट प्रैक्टिकल यूजेस के बेसिस पे। तो पहली है हमारी फंडामेंटल, जिसे आप प्योर बोलते हो, बेसिक रिसर्च बोलते हो। ये सिर्फ हम नॉलेज बढ़ाने के लिए इसमें रिसर्च करते हैं, जैसे लिटरेचर पर कोई कर रहे हो तो उसे अपनी नॉलेज इनहेंसमेंट करने के लिए, थ्योरी बिल्डअप करने के लिए आप कर रहे हो। इट सीक टू डिस्कवर बेसिक ट्रूथ और प्रिंसिपल, ठीक है। ये होती है फंडामेंटल, मतलब प्योर बेसिक, इसमें आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी नॉलेज को इनहेंसमेंट करने के लिए। इट नॉट ड्राइव बाई नीड टू सॉल्व, इसमें कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं कर रहे। ये क्या है, सिर्फ इट एकेडमिक इन नेचुरल एंड हैज ब्रॉड जनरलाइजेशन। ये क्या कर रही है, ये नेचर के बेसिस पे है, मतलब इसका नेचर और इसका जनरलाइजेशन के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो अगर कभी पूछे डिस्कवरिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, प्योर मैथमेटिकल प्रूफ्स, तो ये इसके एग्जाम्पल है, क्योंकि जो आप अपनी सिर्फ नॉलेज के लिए आप उसमें पढ़ रहे हो, ठीक है। नॉलेज फॉर नॉलेज से, मतलब नॉलेज के लिए ही नॉलेज को बढ़ा रहे हो। देन इस, और अगर कहीं थ्योरी ऑफ फॉर्मुलेशन आ जाए या जनरलाइजेशन आ जाए तो आपका फंडामेंटल है। सेकंड है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च होती है जब हम किसी सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम को करने के लिए हम जब कोई रिसर्च करते हैं, इज कॉल्ड द अप्लाइड रिसर्च। डिजाइन इज सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन फेसिंग अ सोसाइटी, कोई इंडस्ट्री, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है, उसको हम करते हैं। इट टेक द थ्योरी जनरेट, जैसे आपने फंडामेंटल रिसर्च करी ना, फंडामेंटल हो गई कि आपने नॉलेज को इकट्ठा कर लिया, अब फंडामेंटल रिसर्च की थ्योरी को बेसिस पे लेके अब उसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में अप्लाई करना, ये कहलाती है हमारी अप्लाइड रिसर्च। मतलब जो फंडामेंटल रिसर्च करी अब उसको अप्लाई करो तो वो अप्लाइड रिसर्च होगी। फाइंडिंग है क्योर फॉर स्पेसिफिक डिसीज, ठीक है, आपने कोई स्पेसिफिक डिसीज की फाइंडिंग करना। अप्लाइड रिसर्च जैसे कोविड हुआ था तो उस टाइम पे अप्लाइड रिसर्च यूज होती है। इंप्रूविंग एग्रीकल्चर क्रॉप यील्ड्स, तो ये हमारी अप्लाइड है। सॉल्विंग ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, फील्ड एप्लीकेशन, पॉलिसी, तो ये होगी हमारी अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। अप्लाई किया आपने, जो आपने नॉलेज इकट्ठी करी उसको। देन कम टू द एक्शन रिसर्च। ये अप्लाइड रिसर्च का ही एक सबसेट है छोटा सा, ठीक है। इट फोकस स्ट्रिक्टली सॉल्व इमीडिएट लोकलाइज प्रॉब्लम। सपोज करो जैसे अभी हमने अप्लाइड रिसर्च कर दी, कोई सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर कोई इमीडिएट लोकलाइज लग रहा है कि प्रॉब्लम होगी स्पेसिफिक सेक्टिंग, जैसे फॉर एग्जांपल क्लासरूम में या ऑफिस में, तब हम ये रिसर्च फॉलो करते हैं, तो वो होती है एक्शन रिसर्च। मतलब आपने तुरंत एक्शन लिया, कोई प्रॉब्लम आई आपने एक्शन ले लिया। तो नेचर क्या है, कंडक्टेड बाय द प्रैक्टिशनर देमसेल्फ। ये कौन करता है एक्शन रिसर्च, टीचर हो गए, मैनेजर हो गए, इसमें कोई प्रोफेशनल रिसर्चर नहीं होते। इट इज द हाईली इवैल्यूएटिव एंड इंटरवेनेटिव, मतलब जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रही हूँ, अगर किसी बच्चे ने मुझे कोई क्वेश्चनिंग करी या कोई प्रॉब्लम हुई, मैं तुरंत उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। इट्स द एक्शन रिसर्च, मतलब तुरंत मैंने एक्शन ले लिया। साइक्लिकल प्रोसेस होती है, सबसे पहले आपने प्लान किया, देन एक्ट किया, देन ऑब्जर्व किया, देन रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। तो हमेशा अमेलियोरेटिंग प्रिवेलिंग सिचुएशन, लोकल सेटिंग, इंप्रूवमेंट ऑफ करेंट प्रैक्टिसेस, अगर ये कुछ आ जाए तो आपका आंसर शुड बी अ एक्शन रिसर्च, ठीक है। कोई प्रिविलेजिंग सिचुएशन जो आ रही है उसको करना, लोकल सेटिंग, कोई करेक्ट प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करना। अब अब आपको कभी पीवाईक्यू में ट्रैप पूछ सकता है, अप्लाइड वर्सेस एक्शन में डिफरेंसेस। तो अप्लाइड रिसर्च मैंने आपको बता दी, जो एक्सपर्ट करते हैं, कोई लार्ज स्केल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कोई सोसाइटी में हो गई, कोई बिजनेस रिलेटेड हो गई, जैसे न्यू नेशनल टीचिंग पॉलिसी होगी, ये मतलब बड़ा लेवल पे। एक्शन रिसर्च बाय लोकल प्रैक्टिशनर, जैसे सॉल्व एन इमीडिएट स्मॉल स्केल प्रॉब्लम, टीचर फिगरिंग आउट व्हाई देयर स्पेसिफिक क्लास इज फेलिंग मैथ। जैसे सपोज मैं आपको फिगर आउट करूँ कि आप मेरा अच्छे से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो ये था एक्शन रिसर्च, ओके। हमारा 3 रिसर्च हमारी एप्लीकेशन के बेसिस पे होगी, फंडामेंटल रिसर्च,
अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। देन कम टू द ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे। तो अब हम क्या अचीव कर रहे हैं इसके बेसिस पर अगर हम रिसर्च करते हैं तो वो हमारी 4 तरह की रिसर्च होती है। फर्स्ट वन इज द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मैंने आपको बता दी क्या है, उसको डिस्क्राइब करना, ठीक है। डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो करंट स्टेट में चल रहा है उसको डिस्क्राइब करना। इसमें कोई भी वेरिएबल पर कंट्रोल नहीं है, ये सिर्फ इंक्लूड, इसमें सर्वे, फैक्ट फाइंडिंग, इंक्वायरी के बेसिस पे हम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने बस ये देखा अभी मार्केट, अभी जो रिसेंट में क्या हो रहा है, आपने देखा कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ बोला कि आपको पेट्रोल वर्क फ्रॉम होम करने की फैसिलिटी दी, गोल्ड कम बाई करने के लिए किया। तो आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपको बता रहे हो कि यस करंट स्टेट अफेयर्स ये चल रहा है। तो अब इसमें सर्वे भी होता है और फैक्ट फाइंडिंग है। इसकी की सबसेट क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है, स्टडी द कॉज ऑफ एन इवेंट आफ्टर इट ऑलरेडी हैपन। मतलब ये एक्स पोस्ट फैक्टो हो गया कि जब कोई चीज ऑलरेडी हो चुकी है उसके बारे में बताना, इसमें कोई आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसका कारण ढूंढना कि ये चीज हो गई है, ठीक है, किस कारण ये चीज हुई है। एक्स पोस्ट फैक्टो, पोस्ट मतलब बाद में उसको करना जो पहले हो चुका है, जो पहले कोई एक इवेंट हो चुका है उसका रीजन अब ढूंढना, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव का ही है। देन कोरिलेशन रिसर्च, सेकंड ऑब्जेक्टिव के बेसिस है, डिस्कवर द स्टेबल रिलेशनशिप। कोरिलेशन मतलब आप रिलेशनशिप, एसोसिएशन, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू और मोर एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन। तो आपने देखा कि दो सिचुएशन के बेसिस में जब आप एसोसिएट करते हो, जब आप रिलेशनशिप डेवलप करते हो, फॉर एग्जाम्पल द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड एग्जाम परफॉर्मेंस। यस, कोरिलेशन हो गया कि जो स्ट्रेस है और एग्जाम परफॉर्मेंस के बीच का क्या रिलेशन है। तो आपको पता है कि जब आप यू स्ट्रेस लेते हो तो आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस बहुत हाई हो जाती है, जब आप डिस स्ट्रेस लेते हो तो आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस शुड बी लो, ठीक है। तो ये कोरिलेशन हम देखते हैं, मतलब रिलेशन कर रहे हो दो सिचुएशन के बीच में। देन कम टू द एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या है कि ये ट्राई करती है, एक्सप्लेन करती है कि क्यों और कैसे एक रिलेशनशिप दो चीजों के बीच में आया, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैंने आपको बताया एक्सप्लेनेटरी कि जब ये बता दी कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप पर काम करती है, क्लोजली टाइड टू एक्सपेरिमेंटल। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से थोड़ा मिलता, मतलब उसी के नजदीक वाला ले लो। वाई, क्यों और कैसे रिलेशनशिप हुई है, और ये डेफिनेट कॉज इफेक्ट रिलेशन डेवलप करती है। देन एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी मैंने आपको बता दी, जब आपको बहुत कम पता होती है तो आप उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो, जैसे हम जनरल टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं ना, हम थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इट इज द प्राइमरी स्टडी, पायलट स्टडी डन टू गेन फेमिलियरिटी, फॉर्मुलेट मोर प्रिसाइज प्रॉब्लम। तो आपको पता है जब हमको भी रिसर्च करने जाते हैं सबसे पहले पायलट स्टडी करते हैं। पायलट स्टडी मतलब जैसे आपको 1000 लोगों पे करना है तो आप सिर्फ 50 लोगों पे या 20 लोगों पे पायलट स्टडी करते हो, फिर देखते हो कि यस ये फ्यूचर में हमारा सही रहेगी या नहीं रहेगी। देन बेस्ड ऑन इंक्वायरी मोड, ये क्लासिफिकेशन आज करता है, आर वी यूजिंग स्ट्रक्चर, न्यूमेरिकल अप्रोच या फ्लेक्सिबल। तो ये बताता है कि यस हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव क्या होती है, स्ट्रक्चर अप्रोच होती है, इसमें प्रॉपर सारे फॉर्मूले होते हैं, आपको किस मतलब किस एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है में कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, किसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ये सारे प्रॉपर स्ट्रक्चर भी में होती है। और ये पॉजिटिविस्ट मैंने आपको बताया, क्वांटिटेटिव हो गया अब आपका ये पॉजिटिविस्टिक पैराडिग्म हो गया, और आपका कौन सा अब आपका आएगा इसमें डिडक्टिव, ठीक है। ये सारा आपका क्वांटिटेटिव होता है। देन इसमें न्यूमेरिकल लॉजिक डिडक्टिव होता है, जनरल थ्योरी टू स्पेसिफिक थ्योरी जा रहे होते हैं जब हम मेजर करते हैं। तो ये क्या होगी, अलाइन विद पॉजिटिव, इट रिलाई ऑन रिजिड स्ट्रक्चर होता है, न्यूमेरिकल डेटा होता है, स्टैटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, और इसका गोल होता है ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना, फाइंडिंग यूनिवर्सल लॉ। मतलब मैंने यहाँ पर जनरल से आप स्पेसिफिक लेके आते हैं। देन मेथड्स कौन से, एक्सपेरिमेंटल के थ्रू, सर्वे के थ्रू, और कोरिलेशन के थ्रू, जो हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाला। सेकंड वन इज द क्वालिटेटिव, ये अनस्ट्रक्चर है, ये ह्यूमन बेस्ड है ना, सोशल है, आप ह्यूमन के बिहेवियर को मेजर नहीं कर सकते। तो इट अलाइन विद द पोस्ट पॉजिटिव पैराग्राफ, इट इज फ्लेक्सिबल। अब मैं आपको पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिव भी डिटेल में पढ़ाऊंगी, प्लीज आप इस वीडियो को अच्छे से देखियो, और देखिएगा आपके रिसर्च एप्टीट्यूड आपको बहुत इजी लगेगी। इट इज अ फ्लेक्सिबल एक्सप्लोरेटरी फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस, वर्ड एंड कंटेक्स्ट। ये क्या होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, एक्सप्लोर करते हैं हम इसमें ह्यूमन एक्सपीरियंस किस कंटेक्स्ट में हो रही है, क्या शब्द बोले, उन सब पे बात करते हैं। इसका लॉजिक होता है इंडक्टिव। याद रखिएगा क्वांटिटेटिव में 3 चीजें याद रखनी है,
क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, अगर आपको करेक्ट रिसर्च स्ट्रक्चर होती है, देन पॉजिटिविस्ट होती है, और लॉजिक हमारा डिडक्टिव होता है। 3 चीज याद करो। ऐसी क्वालिटेटिव उसका अपोजिट है। अगर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में अनस्ट्रक्चर है, पोस्ट पॉजिटिव में एंड इंडक्टिव है। ठीक है, स्पेसिफिक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होती है, डीप अंडरस्टैंडिंग इन सोशल फिनोमेना, जैसे केस स्टडी हो गए, इथनोग्राफी हो गए, फोकस हो गए, ग्रुप हो गया, नैरेटिव हो गए। देन कम टू द टाइप ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन कंसेप्ट। कंसेप्ट के बेसिस पर करेंगे तो अब्स्ट्रैक्ट थॉट एंड फिजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे। कंसेप्चुअल रिसर्च क्या होती है, रिलेटेड टू अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कंसेप्ट एंड थ्योरी। ये हमेशा कंसेप्चुअल रिसर्च है ना, ये किसके बेसिस पे, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। आपने देखा ना, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो अभी आपने कंक्रीट जो आपको पता है, नोन टू अननोन, ठीक है, उस रिसर्च पर काम करती है। कौन यूज करते हैं, फिलोसफर, डीप थिंकर, जो न्यू कंसेप्ट को डेवलप करते हैं, रीइंटरप्ट करते हैं एग्जिस्टिंग वन को। ये प्रैक्टिकल फिजिकल एक्सपेरिमेंट पर रिलाई नहीं होती। तो जहां एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आ जाए, जहां फिलोसफिकल आ जाए, रीइंटरप्ट कंसेप्ट है, योर आंसर शुड बी कंसेप्चुअल रिसर्च। देन कम टू द इंपेरिकल रिसर्च। इंपेरिकल रिसर्च होती है रिलाई एंटायरली ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। जब हम कोई रिसर्च करते हैं जो हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर, ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर होती है, तो उसे इंपेरिकल बोलते हैं, है ना। तो इट्स डेटा ड्रिवन रिसर्च, इसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, कमिंग विद अ कंक्लूजन, कैपेबल बीइंग वेरीफाइड। ये वेरीफाइड भी करते हैं ऑब्जर्वेशन को और एक्सपेरिमेंट को। कौन यूज करता है, साइंटिस्ट टेस्टिंग हाइपोथेसिस। जो साइंटिस्ट होते हैं वो इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं रियल वर्ल्ड में। और अपोजिट किसका है, कंसेप्चुअल रिसर्च, जहां डेटा बेस्ड आ जाए, वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशन आ जाए, एक्सपेरिमेंटेशन आ जाए। योर आंसर शुड बी अ इंपेरिकल रिसर्च। देन कम टू द रिसर्च पैराडिग्म ओवरव्यू। ये रिसर्च पैराडिग्म का होता है, मतलब हम रिसर्च को कैसे देखते थे। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है, तो अब हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिसर्च पैराडिग्म होता क्या है, आपको पता नहीं, हमारा जो दृष्टिकोण है रिसर्च को देखने के लिए वो कैसा है। तो रिसर्च पैराडिग्म का एक कंप्रेहेंसिव बिलीफ सिस्टम है, एक वर्ड व्यू है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, हाउ रिसर्च शुड बी कंडक्टेड स्पेसिफिक फील्ड। मतलब ये क्या है, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि हम कैसे रिसर्च को कंडक्ट करते हैं स्पेसिफिक फील्ड में। दूसरा, इसका ओरिजिन किसने किया था, पॉपुलराइज जो टर्म था वो थॉमस कुन ने किया था 1962 में, जिसकी एक बुक थी स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। ठीक है, लेंस ऑफ एनालॉजी क्या है, क्या ऐसे समझो कि जो पैराडिग्म एक पेयर ऑफ कलर्ड ग्लास है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब अपना नजरिया है ना कि किस तरीके से आप रिसर्च को कर रहे हो। तो उन्होंने एक एनालॉजी ली है कि ऐसा मान के चलो एक कलर्ड ग्लास है। इफ रिसर्च वियर पॉजिटिविस्ट ग्लास, अगर वो पॉजिटिविस्ट ग्लास पहनेगा तो वो क्या करेगा, एंटायर वर्ड एज ए मैथमेटिकल इक्वेशन एब्सोल्यूट लो। अगर उसने पॉजिटिव नजरिए से देखा, दो तरीके से हम रिसर्च को देखते हैं, पॉजिटिव एंड पोस्ट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से देखा तो उसे लगेगा सारा मैथमेटिकल की इक्वेशन पे जो लॉ है, जो सच है, जो सच है। अगर जिसने पोस्ट पॉजिटिव ग्लास पढ़ा, मतलब पहना, तो उसे लगेगा ह्यूमन एक्सपीरियंस, कंटेक्स्ट, इमोशन के बेसिस पे। तो व्हेन एन ओल्ड पैराडिग्म नो लॉन्गर सॉल्व न्यू प्रॉब्लम। अब क्या हुआ कि जो पहले का जो था, जो हमारा पॉजिटिव स्टिक था, अब जो न्यू प्रॉब्लम आ रही थी उन्हें सॉल्व भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि नया वे आ गया रिसर्च करने का, देखने का नजरिया। न्यूटन एब्सोल्यूट फिजिक्स टू आइंस्टीन रिलेटिविटी आएगी। तो ये क्या हुआ, हमारा पैराडिग्म शिफ्ट हो गया पॉजिटिव टू पोस्ट पॉजिटिव। ठीक है, अब हम 4 पिलर पढ़ेंगे पैराडिग्म, मतलब जो हम रिसर्च करते तो ये 4 पिलर के एस्पेक्ट पे भी पढ़ते, मतलब बेसिस पे करते, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऑन्टोलॉजी क्या होती है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, एक्सोलॉजी क्या होती है, और मेथोलॉजी क्या होती है। तो 4 पिलर है, मतलब इन्हीं चीजों के नजरिए से आप रिसर्च को देखते हैं, या तो ऑन्टोलॉजी में भी कौन सा है और कौन सा नहीं। देन कम टू द 4 पिलर। अब हम इस पर डिटेल में पूछेंगे, क्योंकि ये क्या ग्रीक टर्म है, इनके कोर मीनिंग आपको याद करने हैं। ऑन्टोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ रियलिटी। याद रखना, आप इतना भी पढ़ लोगे आप इनफ जस्टिफाइड है। व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी, ये बता दें रियलिटी क्या है। इफ आस्क वेदर इज सिंगल ऑब्जेक्ट रियली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ह्यूमन थॉट्स, रियलिज्म। ठीक है, अगर सपोज करो कि ये एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ वही एग्जिस्ट कर रहा है कि यही सच है, तो वो हो गया रियलिज्म। ठीक है, रियलिटी है ना कि किस तरीके से आप रिसर्च करो, कि जैसे क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। इफ रियलिटी सोशली इन्वायरमेंट में विद इन ह्यूमन माइंड है, तो वो कौन सी हो गई, रिलेटिविज्म। ठीक है, तो स्टडी ऑफ रियलिटी आपकी रियलिटी है, रियलिज्म है या रिलेटिविज्म है, दो ही हो सकती हैं। देन कम टू द एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ नॉलेज। हाउ कैन वी नो रियलिटी, अब रियलिटी तो पता चलेगी कि रियलिज्म है, रिलेटिविज्म द ऑन्टोलॉजी है। अब ऑन्टोलॉजी को कैसे पता चलेगा कि ये रियल है या नहीं है,
तो आप दो तरीकों से पता कर सकते हो. इट एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन रिसर्च एंड नॉलेज बीइंग डिस्कवर्ड. इट आस्क द नॉलेज मस्ट बी मेजर मैथमेटिकल साइंटिफिकली एंड और इट मस्ट बी एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट. तो इन्होंने बोला कि किस तरीके से आप जानते हो, सच कैसे पता चलेगा आपको, या तो आप मैथमेटिकल के थ्रू करोगे या एक्सपीरियंस सब्जेक्टिविटी के थ्रू करोगे. तो एपिस्टेमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ. देन कम टू द एक्जियोलॉजी, स्टडी ऑफ वैल्यू. व्हाट इज द रोल ऑफ वैल्यू इन रिसर्च. अब रिसर्च में क्या रोल है वैल्यू का, ठीक है. इट डिक्टेट वेदर रिसर्च मस्ट बी कंप्लीटली वैल्यू न्यूट्रल. मतलब कैसा है रिसर्च, या तो वैल्यू न्यूट्रल है. न्यूट्रल का मतलब है कि डिटेच्ड एंड अनबाइस्ड है, या पर्सनल बैकग्राउंड के बेसिस पे जो कि वैल्यू लाई दे रहे. तो अब हम जो पढ़ रहे थे रियलिटी, देन हम नॉलेज कैसी है, देन हमारी वैल्यू कैसी है, अटैच्ड है ह्यूमन से या नहीं है, देन लास्ट वन इज द मेथोडोलॉजी, मतलब कौन सी स्ट्रेटजी से हम रिसर्च करते हैं. तो द एक्चुअल टेक्निक, अगर रिसर्च डिजाइन प्रोसीजर, कलेक्ट डाटा, एनालिसिस डेटा, तो आपको क्या है, क्वांटिटेटिव लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या क्वालिटेटिव. तो ये चार पिलर हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम हमेशा रिसर्च करते हैं. अब देखो दो है, पॉजिटिविस्टिक एंड पोस्ट पॉजिटिव. पॉजिटिविस्ट में ये बोला कि जो चीज प्रूव हो गई सिर्फ वही सच है. ह्यूमन क्या सोचता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है. मतलब क्वांटिटेटिव डेटा, मेजरमेंट होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए चीजें, देन डेटा होना चाहिए, ये रेशनल एनालिसिस होना चाहिए. ये जो हाँ आप क्वांटिटेटिव कह सकते हो, डिडक्टिव कह सकते हो, ठीक है, और स्ट्रक्चर कह सकते हो. पोस्ट पॉजिटिव होगी इंटरप्रिटेशन, मीनिंग ह्यूमन डिकोड कर रहा है, सब्जेक्टिविटी भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस भी है. अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं. पॉजिटिव पैराडिग्म का होता है ट्रेडिशनल साइंस. ये सबसे पहले किसने दिया था, अगस्ट कॉम्टे ने दिया था, 19वीं सेंचुरी में दिया था. कोर फिलोसफी क्या है, ओंटोलॉजी की अगर बात करें तो कोई चार, मैंने आपको बताई थी, चार चीजों पर टिकी होती है. तो इसकी जो कोर फिलोसफी है ओंटोलॉजी क्या होती है, द नो ऑफ रियलिटी. रियलिटी कैसी है, मतलब किस तरीके से आप जानते हो. तो नेविल रियलिज्म है, ठीक है, ना कि ये रिलेटिविज्म है. मतलब इसका मतलब है सिर्फ ओनली वन सिंगल ऑब्जेक्ट रियलिटी इन द वर्ल्ड, सिर्फ यही सच है जो प्रूफ हुआ है, ठीक है, रियलिज्म. दिस रियली एग्जिस्ट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ रिसर्च. ये फ्री ट्री फॉलिंग इन द फॉरेस्ट मेक ए साउंड इवन नो वन इज देयर इज हियर इट. तो उन्होंने बोला अगर पेड़ गिरता है जंगल में तो वो साउंड करेगा, भले उसे कोई सुनने वाला हो या नहीं हो. तो इसके बेस पे रियलिज्म के बेसिस पे, ठीक है, ओंटोलॉजी. देन एपिस्ट्रोलॉजी में, एपिस्टेमोलॉजी होती है नेचर ऑफ नॉलेज, ठीक है. एपिस्टेमोलॉजी होगी नेचर ऑफ नॉलेज, बिलीव द स्ट्रिक्ट लॉ नेचर ऑफ साइंस. तो ये नॉलेज कैसी, किसके बेसिस पे, साइंसिस के बेसिस पे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बेसिस पे. और ये हम सोशल साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एपिस्ट्रोलॉजी होगी. देन कम टू द स्ट्रिक्टली क्वांटिटेटिव है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रिक्टली मैथमेटिकल मेजर करना है, स्टैटिकल एनालिसिस करना है, फिजिकली ऑब्जर्व करना है. अब आते हैं एक्जियोलॉजी, मतलब वैल्यू. वैल्यू न्यूट्रल है क्योंकि आपको पता है डिटेच्ड है, ह्यूमन इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करना, इन्हें ह्यूमन का रोल हटा ही दिया. रिसर्च मस्ट रिमेन कंप्लीटली डिटेच्ड एंड ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन इमोशन वाइज कल्चर बैकग्राउंड, जीरो प्लेस इन पॉजिटिव स्ट्रेस. इसमें कोई वैल्यू नहीं है. और स्ट्रिक्टली डिडक्टिव है, जैसे मैंने आपको बताया जनरल लॉ टू स्पेसिफिक टेस्ट. तो कहीं डिटर्मिनिस्टिक आ जाए, कहीं इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन आ जाए, ऑब्सोल्यूट ट्रीट आ जाए, क्वांटिफाइबल आए. आई थिंक आपको पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव को याद रखना, क्वांटिटेटिव है, डिडक्टिव है, आप इस स्ट्रक्चर है, इनके बेसिस पे आप पढ़ सकते हो. मतलब ये एक्सपेरिमेंट में अगर सच हुआ तभी वो रिसर्च मानी जाएगी, इसमें इंसान का कोई रोल नहीं. देन कम टू द पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, द मॉडर्न रियलिटी. ये हमारी किसने दी थी, कार्ल पॉपर एंड थॉमस क्यून ने दी थी. इमर्ज इन 20वीं सेंचुरी एज ए डायरेक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिव. ये डायरेक्ट क्रिटिसिज्म लेके आए पॉजिटिविज्म का. तो इसकी कोर फिलोसफी अगर बात करें, ओंटोलॉजी क्या है, नॉलेज ऑफ रियलिटी. पोस्ट पॉजिटिव बिलीव करती क्रिटिकल रियलिज्म में, ठीक है. क्रिटिकल रियलिज्म क्या होता है, ये अग्री रियलिटी एग्जिस्ट है बट आर्गू करती है कि ह्यूमन बीइंग कैन नेवर नो इस परफेक्टली. देखो रियलिटी तो है, एग्जिस्ट करती है, मतलब सच है, ट्रूथ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ह्यूमन कभी फाइंड आउट नहीं परफेक्टली किसी चीज को मेजर नहीं कर सकता. ह्यूमन आर नेचुरली फ्लोर एंड बाइस्ड है, ह्यूमन बीइंग है तो वो बाइसनेस आएगी उसके साथ. इट बिलीव इन मल्टीपल कंटेक्स्ट स्पेसिफिक सोशली कंस्ट्रक्टिव रियलिटी. ऐसा नहीं कि एक चीज होगी सेट तो हो गई, उसके साथ बहुत सारी चीजें आएंगी. पहली फिलोसफी. देन नेचर ऑफ नॉलेज. एपिस्टेमोलॉजी क्या है, रिजेक्ट द डेटा दैट ह्यूमन बिहेवियर कैन बी मेजर लाइक केमिकल रिएक्शन. तो ये कैसा है कि इस तरह के डेटा को कर दिए, जैसे ह्यूमन बिहेवियर हम ऐसा नहीं है कि हम केमिकल रिएक्शन की तरह उसको मेजर करते हैं, हम नहीं कर सकते आइडिया, ठीक है. इस तरीके से हम इस आइडिया को इसने रिजेक्ट कर दिया कि ह्यूमन बिहेवियर भी मेजर हो सकता है, जैसे फिजिक्स और केमिकल में रिएक्शन मेजर करते हैं. डेटा फोकस मैंने आपको बताया क्वालिटेटिव है, अलाउ मिक्स मेथड्स है, इसमें आप क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों चीज हो सकती हैं. इट फोकस ऑन इंटरप्रेटिंग मीनिंग, एक्सपीरियंस, वर्ड, डीप कंटेक्स्ट रेदर देन द जस्ट
मीनिंग जो हम सोशल साइंस में करते हैं। देन कम टू द पोस्ट पॉजिटिव पैराडिग्म का और नेक्स्ट पार्ट में। अब इसका रिसर्चर रोल क्या है, जैसे अभी हमने एपिस्टेमोलॉजी पढ़ ली, ठीक है। रिसर्चर रोल एक्जियोलॉजी क्या है, उन्होंने बोला कि जो एक्नॉलेज दैट रिसर्चर बैकग्राउंड बाइस विल बी इनवाइटेबल इन्फ्लुएंस द रिसर्च। कहीं ना कहीं जो रिसर्चर का बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है रिसर्च को। इंस्टेड द हाइडिंग द बाइस इट एक्नॉलेज एंड अकाउंटेड। तो इसमें हाइड नहीं करते, वो एक्नॉलेज करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, आई वुड लाइक टू थैंक्स माई मेंटोर, आई वुड लाइक थैंक्स टू दिस असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वो अकाउंटेड है, वो बताता है ना कि हाइड कर रहा। तो ये सारी उनकी से भी उनकी रिसर्च इन्फ्लुएंस होती है। लॉजिक यूज हमेशा इंडक्टिव होता है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू जनरल थ्योरी। याद रखिएगा, इंटरप्टिव प्रॉब्लमिस्टिक थ्रू सब्जेक्टिव कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमारा पोस्ट पॉजिटिव पैराडिग्म हो गया। देखो याद करो, पॉजिटिव ट्रेडिशनल व्यू ऑफ रियलिटी का सिंगल यूनिवर्सल, मतलब एक ही चीज है, यूनिवर्सल है, ऑब्जेक्टिव है, ऐसे हम मेजर कर सकते हैं। पोस्ट में मल्टीपल है, सब्जेक्ट है, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट है, सिचुएशन कैसी है। देन डेटा टाइप में हमारा क्वांटिटेटिव, नंबर ऑफ स्टैटिक्स, क्वालिटेटिव, मिक्स एंड दोनों होती है, ठीक है। देन लॉजिक रीजनिंग, इसमें डिडक्टिव है, टॉप डाउन। याद रखिएगा, टॉप से ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब जनरल से स्पेसिफिक आ रही है। देन हमारे पॉजिटिव है, पोस्ट पॉजिटिव, वो इंडक्टिव बॉटम अप है। रिसर्चर स्ट्रेंथ वैल्यू न्यूट्रल है, बट डिटेच्ड है, उसकी फीलिंग उसके इमोशंस जीरो है। वैल्यू डाटा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, पार्टिसिपेशन, एक्नॉलेज दे रहा है। प्राइमरी गोल प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल फिनोमेना, प्रेडिक्ट करना, कंट्रोल, इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। देन रिसर्चर इन्वायरमेंट हाईली कंट्रोल लेबोरेटरी, मतलब इसमें हम हाईली कंट्रोल में, जैसे एक्सपेरिमेंट है ना, क्वांटिटेटिव है, तो इसे हम लेबोरेटरी में करते हैं। इसे हम नेचर सेटिंग, वर्किंग इन्वायरमेंट में भी कर सकते हैं। हम जो है मेथड्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि मैं आपको ये मेथड्स ऑफ रिसर्च बेसिक्स से समझाऊंगी कि क्या होते हैं, मतलब हम मेथड्स क्या होते हैं। पहले तो आपको मेथड्स और मेथोलॉजी में कंफ्यूजन होना है। सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स में भी क्या डिफरेंस है ये भी, मतलब हम बेसिक्स से पढ़ रहे हैं, बैक टू बेसिक्स। व्हाट इज द रिसर्च मेथड, ट्रेवल एनालॉजी, सिंप्लीफाई कंसेप्ट करो। सपोज करो आप इमेजिन करो कि आप ना दिल्ली से बम्बई जा रहे हो, ठीक है, बॉम्बे जा रहे हो। देन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव ऑफ जर्नी, व्हाई यू आर गोइंग। सपोज ऑब्जेक्टिव तो होगा आप क्यों जा रहे हो, यही तो आपका, आप सपोज वेकेशन एंजॉय करने जा रहे हो या बिजनेस मीटिंग करने जा रहे हो, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। जस्ट लाइक अप्लाइड, दिस इज लाइक टाइप ऑफ रिसर्च, अप्लाइड है या फंडामेंटल है, क्या है। देन कम टू द मेथड्स। मेथड्स हो गया कि आप ट्रेवल कैसे करोगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। ऑब्जेक्टिव मतलब आप क्यों कर रहे हो, और मेथड मतलब आप कैसे ट्रेवल करोगे, बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय कार। दिस इज द मेथड ऑफ रिसर्च। तो आई होप आपको समझ में गई मेथड ऑफ रिसर्च, आपको रिसर्च कैसे करनी है, किस मेथड से करनी है। तो रिसर्च मेथड्स क्या होता है, इस सिंपली स्पेसिफिक टूल होता है, टेक्निक होती है, प्रोसीजर होती है, जो कि हम डेटा को कलेक्ट और एनालिसिस करते हैं, उसे हम रिसर्च मेथड्स कहते हैं। इवन इट डिक्टेट हाउ रिसर्चर विल स्टेप इनटू द फील्ड। ये भी बता दी किस तरीके से रिसर्चर इस फील्ड में आए, कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, कैसे अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करें। तो ये हमारा मेथड्स स्टार्ट। देन मेथोडोलॉजी वर्सेस मेथड्स बहुत बार पूछा जाता है, तो देखो कंफ्यूज नहीं होना किसी भी टर्मिनोलॉजी में। रिसर्च तो आपको 100% कंफर्म अच्छे से करनी है। तो एंटी फ्रीक्वेंटली आस्क स्टूडेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टर्म। रिसर्च मेथड्स क्या होता है, मैंने बता दिया, ये टूल होते हैं, स्पेसिफिक प्रैक्टिकल एक्शन टेकन बाय रिसर्चर। रिसर्चर किस चीज के थ्रू कर रहा है, ठीक है, टूल। जैसे आप किसके थ्रू ट्रेवल कर रहे हो, बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन, बाई ट्रेन, ट्रेवल अपना पर्सनल जो भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिसर्च मेथड होता है कंडक्टिंग सर्वे, टेकिंग अ इंटरव्यू, डूइंग जॉब एक्सपेरिमेंट, रीडिंग हिस्टोरिकल अचीव। मतलब जो आप रिसर्चर क्या क्या स्पेसिफिक प्रैक्टिकल एक्शन कर रहा है का, ठीक है, मेथड्स हो गया। रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी स्ट्रेटेजी। दिस इज द ब्रॉडर साइंस फिलोसफी बिहाइंड द मेथड, इज एक्सप्लेन व्हाई पर्टिकुलर मेथड। मतलब अभी आपने ये टूल चूज किया, अब मेथोडोलॉजी बताइए कि आपने यही टूल क्यों चूज किया। तो ये होगी हमारी मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी मतलब स्ट्रेटेजी, फिर उसके बेसिस पे आपने कौन सा मेथड चूज किया। सपोज करो आई एम यूजिंग द सर्वे मेथड्स, ठीक है। तो आप अब आपको मेथोडोलॉजी होगी कि आपने सर्वे मेथड क्यों यूज किया, क्योंकि आपको क्या जरूरत थी, पॉजिटिविस्टिक की जरूरत थी। क्वांटिटेटिव अप्रोच टू जनरलाइज डेटा ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन, मेथोडोलॉजी होगी। तो मेथड्स हो गया आपका सर्वे, ठीक है, मेथड्स क्या हो गया, सर्वे। और मेथोडोलॉजी होगी आपकी कि आपको क्या चाहिए, एक आपका क्या स्ट्रेटेजी है कि आप चाहते हो कि आपकी जो स्टडी है उसको पॉजिटिविस्टिक क्वांटिटेटिव अप्रोच चाहिए अपने डेटा को जनरलाइज करने के लार्ज पॉपुलेशन, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक जाना है। तो मेथोडोलॉजी होगी आपकी ये स्ट्रेटेजी। देन मेथड्स हो गया सर्वे मेथड्स। ओके, आई होप आपको मेथड मेथोडोलॉजी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अब हमारे क्या है 4 कोर मेथड्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द डिस्क्रिप्टिव मेथड, मतलब किस मेथड के थ्रू आप रिसर्च करो। तो डिस्क्रिप्टिव कैसे हो गया कि कोई ऐसी रिसर्च है जिससे आपको करंट सिनेरियो के बारे में जानना है, करंट सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट करना है, ठीक है, या फिर जो पहले हो चुका है उसके बारे में करना है। तो ये यू एक्ट जस्ट लाइक अ जर्नलिस्ट, जैसे जर्नलिस्ट है ना, कोई सिचुएशन अभी हैपनिंग हुई तो आप उसके बारे में डिटेल कलेक्ट कर रहे हो, वो होगी आपकी डिस्क्रिप्टिव मेथड्स। मतलब कंडक्टिंग ए सेंसस टू काउंट द पॉपुलेशन, आप जनगणना कर रहे हो, तो ये कैसी रिसर्च है, हमारे डिस्क्रिप्टिव मेथड के थ्रू हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गई। देन सेकंड में एक्सपेरिमेंटल, व्हाट इफ मेथड, मतलब यू एक्ट जस्ट लाइक अ साइंटिस्ट, यू डेलिबरेटली चेंज वन थिंग टू सी व्हाट हैपन टू अनदर थिंग्स। मतलब आप क्या करो, जानबूझ के एक एक मतलब इसमें क्या होता है, मैनिपुलेटिव कर सकते हो वेरिएबल्स को। तो इसमें क्या होता है, एक वेरिएबल को चेंज करते हो, देन उसका इफेक्ट दूसरे पे देखते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 10 स्टूडेंट को कॉफी दी, 10 स्टूडेंट को वाटर दी। अब आपने देखेगा किसका स्कोर मैथ में हाई है, तो मतलब आप क्या करो, कॉजेज को चेंज करके उसका इफेक्ट ऑब्जर्व करना। देन कम टू द एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, ये होती है व्हाट हैपेंड मेथड। देखो डिस्क्रिप्टिव होगी करंट सिनेरियो में देखना, एक्सपोस्ट फैक्ट मतलब जो हो चुका है, यू एक्ट जस्ट लाइक अ डिटेक्टिव, एन इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन पास्ट, जो पास्ट में इवेंट हो गया, यू अराइव द सीन आफ्टर द फैक्ट टू फिगर आउट व्हाट कॉज। तो अब आप क्यों आए हो, क्योंकि यहाँ पे ये देख लो कि किस कारण से ये इवेंट हुआ, किस कारण से ये ट्रेजेडी हुई। एग्जाम्पल, स्टडिंग द लंग हेल्थ ऑफ 50-year-old men टू फाइंड आउट इफ स्मोकिंग देयर 20s कॉज देयर करंट इलनेस। मतलब उसका जो उन्होंने एक स्टडी करी है, जैसे लंग हेल्थ की है, आपने क्या किया, जो 50 साल के आदमी की क्या स्टडी कर रहे हो कि स्मोकिंग है, लेकिन क्या फाइंड कर रहे हो कि जो उनकी 20s में जो के कारण उन्हें ये आज बीमारी हुई है, ठीक है। तो ये मतलब जो हो गया उसका रीजन आज आप फाइंड आउट कर रहे हो। देन कम टू द हिस्टोरिकल मेथड, हिस्टोरिकल होते हैं टाइम मशीन, यू एक्ट जस्ट लाइक अ एक्रोलॉजिकल स्टोरी। आप क्या करते हो, कुछ चीज में डीप पास्ट में, डॉक्यूमेंट्स में, और जो हाई थिंग पहले चीजें कैसे हुआ करती थी। तो ये हो गया हमारे 4 मेथड्स। देखो एक्सपेरिमेंटल, जिसमें आप एक चीज को वेरिएबल को चेंज कर रहे हो, देन दूसरे पे इफेक्ट देख रहे हो। देन एक्सपोस्ट जो हो चुका है, देन आप देख रहे हो हिस्टोरिकल, जो पास्ट की जो हमारे डीप डिटेल में आप कोई चीजें देख रहे हो कि पहले ये ऐसा हुआ करता था, देन इट्स कॉल्ड द हिस्टोरिकल मेथड्स। देन कम टू द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टेक्निकल मैकेनिक्स। अगर बात करूं मैं, जैसे अब हम क्या करेंगे, थोड़ा अब डिटेल में पढ़ेंगे सारे मेथड्स को, ठीक है। तो देखो याद रखिएगा, अब आपको सिर्फ की पॉइंट याद रखने हैं कि जो एक्सपेरिमेंट रिसर्च है वो किसके बेसिस पे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, और वो 3 कंडीशन के अंदर ही होती है। 3 रूल होते हैं, गोल्डन रूल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन के। फर्स्ट वन इज द मैनिपुलेशन, रिसर्चर क्या करता है, एक चीज को मैनिपुलेट करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है, ठीक है, उसको मैनिपुलेट करेगा कि उसका इफेक्ट देगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने पढ़ाने का तरीका, कभी मैं एग्जाम्पल लेके पढ़ाऊं या मैं जस्ट रीड करूं और फिर मैंने अपना चेंज किया, मतलब मैनिपुलेट किया, देन मैं आप पे इम्पैक्ट देख लूँ कि आपका क्या इफेक्ट पड़ा। दूसरा, 3 रूल है एक्सपेरिमेंट के। फर्स्ट वन इज द मैनिपुलेशन, सेकंड इज कंट्रोल। सारे एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं, जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं वो सब कंप्लीटली कांस्टेंट, सिर्फ हम 2 ही चीजों को देखते हैं जो हमारे वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। देन और सारी चीजें कांस्टेंट सपोज करते हैं। देन रैंडमाइजेशन, पार्टिसिपेंट मस्ट बी रैंडमली असाइन टू एक्सपेरिमेंट कंट्रोल ग्रुप टू एलिमिनेट सिलेक्शन बायस। वो क्या करता है, जो पार्टिसिपेंट है वो, जैसे उन्होंने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट और कंट्रोल ग्रुप, 2 ग्रुप होते हैं ना, एक जो कंट्रोल जो सारा कांस्टेंट है, एंड एक्सपेरिमेंट, तो वो करेगा रैंडमली असाइन करेगा, जिससे कि कोई भी सिलेक्शन बायस ना हो जाएगी। कुछ भी एक्सपेरिमेंट के लिए ले लो, कुछ भी कंट्रोल करना है उसको कर लो, ठीक है। देन अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल, मैंने आपको बताया 3 तरह के वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड एक्सट्रानियस वेरिएबल। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, कॉज, जिसके कारण हो रहा है, जो रिसर्चर खुद मैनिपुलेट करता है, जैसे डोज ऑफ न्यू मेडिसिन, अगर आप ज्यादा दे रहे हो या कम दे रहे हो, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। वो अगर उस आप ज्यादा दे रहे हो तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, इफेक्ट, हमेशा रखिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कॉज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टीचर, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, स्टूडेंट, मतलब इफेक्ट। आउटकम मेजर टू सी फोर हैड एनी इम्पैक्ट, उनके पास क्या इम्पैक्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो होता है हमारा डिपेंडेंट। जैसे पेशेंट का ब्लड प्रेशर, अगर आपने न्यू मेडिसिन दी है डोज की, तो उसका ब्लड प्रेशर कैसे हो रहा है। देन एक्सट्रानियस वेरिएबल हो गया अनवांटेड, जिन्हें हमें वो चाहिए नहीं, लेकिन वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट को रियून कर रहे हैं। इसलिए जैसे पेशेंट की डाइट और स्ट्रेस लेवल हो सकता है, लेकिन हम किससे रिलेट कर रहे हैं, न्यू मेडिसिन टू बीपी, तो ये हमेशा कंट्रोल करनी चाहिए, ठीक है।
देन कम टू द सेकंड मेथड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये क्या होती है? मैंने आपको बताया एक्स पोस्ट मतलब आफ्टर द फैक्ट, आपने क्या किया, एक्सप्लोर कर रहे हो कॉज एंड इफेक्ट जब कोई चीज ऑलरेडी हो चुकी है। ये एक्सपेरिमेंटल से कैसे डिफरेंस है, मैं इसको इसलिए बताती हूँ। एक्सपेरिमेंट रिसर्च क्या कर रहे हो, कॉज इफेक्ट इन फ्यूचर में देख रहे हो कि अगर मैं, जैसे टीचर क्या है, टीचर कॉज हो गया, ठीक है, टीचर अगर अच्छा पढ़ा रहा है तो बच्चों का रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा आएगा, ठीक है। टीचर खराब पढ़ाया मतलब मैनिपुलेट कर दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो बच्चों का रिजल्ट हो सकता है लो आए। तो ये हमेशा क्या देख रहे हैं, हम फ्यूचर में देख रहे हैं। बट एक्सपोस्ट फैक्टो क्या होती है, मतलब पहले जो हो गया, अब उसका जो इफेक्ट हो गया, प्रेजेंट में जो इफेक्ट आ रहा है, अब हम पास्ट में उसका कारण ढूंढ रहे हैं। जैसे आज इतनी सारी जो आपने देखा होगा साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा है यंग जनरेशन को, तो अब आप पास्ट में ऐसा क्या हुआ, जैसे आपने देखा होगा पहले के बच्चे की जो 20 या बहुत सारे बच्चे को साइलेंट हार्ट अटैक आ रहे हैं, बीपी डायबिटीज, तो क्या कारण रहा पास्ट में जो आज ये इफेक्ट आ रहा है। तो ये कहता है हमारा एक्सपोज्ड फैक्टो। तो आप याद रखो इसमें कोई भी मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो गया उस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बिकॉज इवेंट ऑलरेडी हैपन, रिसर्च कैन नॉट बी मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिसर्च स्टडी द इफेक्ट ऑफ 2001 अर्थक्वेक ऑन करंट मेंटल हेल्थ ऑफ टीनेजर। जो 2001 में अर्थक्वेक हुआ था, अब उसका आप मेंटल हेल्थ ऑफ टीनेजर का देख रहे हो, तो इसमें आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक्सपोज्ड। देन कम टू द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आपको पता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमारी क्या होती है, डिस्क्राइब करती है करंट स्टेटस को, आइडेंटिफाइड वेरिएबल, आंसर व्हाट इज, क्या हो रहा है सराउंडिंग में, बस आपने डिस्क्राइब कर दिया। इसमें फैक्ट फाइंडिंग हो गया, हमारे सर्वे हो गया, इसमें किसी भी कंट्रोल नहीं होता हमारे वेरिएबल का। तो ये भी दो बेस्ड अप्रोच होगी डिस्क्रिप्टिव, या तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगी। आपको पता है एग्जाम में पूछ दिया जाता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होगी, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन एट वन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम पे आपने क्या किया, डाटा कलेक्ट किया। एग्जाम्पल सर्वे ऑफ रीडिंग हैबिट, एक टाइम पे आपने देखा कि 5वीं क्लास की क्या हैबिट है, 8वीं क्लास कैसे पढ़ता है और 10वीं क्लास कैसे पढ़ता है, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपने क्या किया, सर्वे किया, ठीक है। तो ये होगी क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शन मतलब एक ही सेक्शन पे मल्टी लोगों का डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये हो गई। और सेकंड होती है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल क्या कर दिया कि आपने डेटा कलेक्ट तो किया, अब यहाँ पे डिफरेंट डेटा नहीं, वहां पे क्या डिफरेंट डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, सेम टाइम पे। यहाँ पे क्या कर रहे हो, सेम सब्जेक्ट को ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कर रहे हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि आपने सर्वे ऑफ रीडिंग हैबिट देखा, 5वीं क्लास का क्या है, एक टाइम देखा, फिर 2 साल बाद जब वो 8वीं क्लास में पहुंच गया फिर देखा, फिर वो 10वीं क्लास में पहुंच गया तो वो देखा, मतलब आपका जो वो होगा सब्जेक्ट सेम रहेगा। यहाँ पे क्या था, ये सेम नहीं थे लेकिन टाइमिंग फिक्स थी। यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट सेम रहेगा, मतलब आपने क्या किया, सेम सब्जेक्ट पे बार बार एक टाइम के बाद, सपोज करो आप जब मैं इंटर में थी तो किसी ने मेरी हैबिट्स देखी, जब मैं ग्रेजुएशन में हुई तब मेरी किसी ने, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव तो मैं सेम ही हूँ ना, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेरे ऊपर ही रिसर्च कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हाईली एक्यूरेट होती है जो भी चेंजेस आते हैं। ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, लेकिन ये इफेक्टिव होता है। देन कम टू द हिस्टोरिकल रिसर्च, आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। कंसेप्ट क्या है, द ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक कलेक्शन इवैल्यूएशन डाटा फ्रॉम पास्ट इवेंट। जो पास्ट इवेंट हुए हैं उनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, वो हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च कहता है। सोर्स ऑफ डाटा क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या हो, गोल्डन स्टैंडर्ड, फर्स्ट हैंड एविडेंस, ऑरिजिनलिटी हो गई, ऑटोबायोग्राफीज हो गई, रिलेक्स हो गए, आई विटनेस हो गई, टेस्टमोनी हो गई। जो स्टोरी कोई बता दे कि हमारे टाइम पे जब हम जब छोटे थे तब ऐसा होता था, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसे सिक्के मिले, इस तरह का हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया। सेकेंडरी हो गए इंटरप्रिटेशन ऑफ प्राइमरी सोर्सेज बाय पीपल हु आर नॉट प्रेजेंट। सपोज करो पहले के लोगों ने, अगर आपने डायरेक्ट फर्स्ट प्राइमरी सोर्स हो गया क्योंकि डायरेक्ट आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, फर्स्ट हैंड एविडेंस जिसने वो खुद देखा है, ठीक है। सेकेंडरी का हो गया कि अब वो इंसान नहीं रहा, आप दूसरे इंसान के थ्रू आप इस चीज के बारे में, जैसे टेक्स्ट बुक हो गए, बायोग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, उसमें पढ़ के आप जान रहे हो, तो वो सेकेंडरी सोर्स होगी, गूगल हो गया, ठीक है। इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होता है कि हमेशा वो 2 टाइप ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म के बारे में पूछता है। एक होता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, एक होता है इंटरनल क्रिटिसिज्म। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म हो गई ऑथेंटिसिटी, कि यस आप हिस्ट्री का रिसर्च कर रहे हो लेकिन कितना ऑथेंटिक है। सपोज करो कि आप कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हो कि जेन्युइन है या फेक है,
पेपर एक्चुअली 8057 का है, या मॉडर्न में ऐसे लोगों ने क्रिएट करके कि यस 8050 से, समझ रहे हो ना, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म हो गया। ऑथेंटिसिटी, जैसे आप कहीं से हिस्ट्री रिसर्च कर रहे हो लेकिन आप ये देख रहे हो कि ये ऑथेंटिक है, क्या ये जेन्युइन है, मतलब या ये 1857 का एक्चुअली पेपर पब्लिश हुआ है कि लोगों ने अभी इसे गलत तरीके से पब्लिश कर दिया, इज इट लिंक एक्यूरेट फॉर द एरा। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। इंटरनल क्रिटिसिज्म हो गई कि चलो जो कंटेंट है हमारा डॉक्यूमेंट में जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली वेरीफाइड है 8057 से, या फिर ऑथर ने जबरदस्ती उसमें उल्टा सीधा लिख रखा है। एक्सटर्नल समझ के कि आप देख रहे हो कि एक्चुअल में ये जो है हमारा डॉक्यूमेंट या नहीं है। इंटरनल हो गया कि उसके अंदर जो डेटा है वो करेक्ट है या नहीं है। देन क्वालिटेटिव मेथड्स अगर का बात करें तो क्वालिटेटिव आपको पता है पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच होता है। जैसे मैंने आपको बताया ये जो होती है इस मेथड फोकस ऑन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रेदर देन द न्यूमेरिकल डाटा पर नहीं होते। पोस्ट पॉजिटिव मैंने आपको बताया इंडक्टिव है, क्वालिटेटिव है, अनस्ट्रक्चर है और आपका बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, तो एथनोग्राफी अगर बात करें तो इथनोग्राफी जो है हमारा मेथड्स उसमें स्टडी है स्पेसिफिक कल्चर। जब हम किसी स्पेसिफिक कल्चर सोशल ग्रुप कोई नेचर सेटिंग के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो वो इथनोग्राफी। आपको पता है इथनोग्राफी मतलब अपने कल्चर के बारे में स्टडी, कहते हैं ना आवर कल्चर इज बेस्ट, तो इट्स कॉल्ड द इथनोग्राफी। मेथड्स क्या होता है, ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही होता है कि जब वो रिलाई हैवली ऑन पार्टिसिपेट, मतलब रिसर्चर लिव विद द जॉइन और ग्रुप दे आर स्टडिंग, जो वहां वो स्टडी कर रहा है वहां लोगों के साथ रहेगा या ज्वाइन करेगा। केस स्टडी मेथड्स हो गए इंटेंसिव इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, जब आप किसी डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करते हैं सिंगल बाउंड्री सिस्टम की, वन स्पेसिफिक इंडिविजुअल के बारे में या वन क्लासरूम के बारे में या वन स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में, तो वो केस स्टडी करते हैं। जैसे हम एक कंपनी के बारे में पढ़े, ठीक है, तो ये क्या होती है, इट फोकस्ड ऑन डीप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नॉट जनरलाइजेशन। ये किस पर फोकस करती है, डीप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग पर। देन कम टू द ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद द थ्योरी टेस्टिंग डिडक्टिव रिसर्च क्वालिटी डेटा फर्स्ट देन क्रिएटेड न्यू थ्योरी डायरेक्टली ग्राउंडेड। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें थ्योरी टेस्ट नहीं करते, सबसे पहले रिसर्च क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, क्वालिटेटिव डेटा देखता है, देन वो न्यू थ्योरी उस ग्राउंडेड थ्योरी के बेसिस पर जनरेट करता है। Then come to the quantitative research methods. Quantitative research focus strictly on numerical data, statistical, deductive और आपका पॉजिटिविस्टिक। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं, क्वांटिटेटिव में सर्वे रिसर्च, दे यूज गैदर न्यूमेरिकल डेटा फ्रॉम लार्ज सैंपल पीपल यूजिंग स्ट्रक्चर क्वेश्चनर पोल। तो याद रखिएगा सर्वे जो रिसर्च है वो हमारा क्वांटिटेटिव से, पोल क्या होता है, जनरलाइजिंग फाइंडिंग फ्रॉम स्मॉलर सैंपल टू लार्जर पॉपुलेशन। ठीक है, एग्जांपल फाइंडिंग अ परसेंटेज ऑफ वाटर सपोर्टिंग अ पॉलिसी। देन कम टू सर्वे, मतलब आपने सर्वे किया है क्वेश्चनर के थ्रू या पोल्स के थ्रू। देन कोरिलेशन रिसर्च, कंसेप्ट डिटरमाइन इफ एंड हाउ स्ट्रांगली टू वेरिएबल आर रिलेटेड टू ईच अदर न्यूमेरिकल, मतलब इसमें कि कैसे दो वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे आपकी आर ऑफ स्टडी एंड एग्जाम स्कोर, मतलब कितना आप अभी मेहनत कर रहे हो और वो जीआर जो आपका रिजल्ट आएगा वो कितना एक दूसरे से रिलेशन में है। ये कोई कॉज इफेक्ट नहीं प्रूव करता, ये सिर्फ स्टैटिकल टूल है, जस्ट लाइक अ पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट रेंजिंग, जस्ट गो फ्रॉम -1 to +1। एग्जांपल मेजरिंग द कोरिलेशन बिटवीन आवर ऑफ स्टडी एंड एग्जाम स्कोर। देन कम टू द नेक्स्ट कैजुअल कंपैरेटिव। कैजुअल कंपैरेटिव मैंने आपको बता दिया एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब कंपेयर कर रहे हो ग्रुप को, फाइंड द कॉज ऑफ एग्जिस्टिंग डिफरेंस। मैंने आपको बताया कि अब आप उसका कॉज फाइंड कर रहे हो जो पहले से हो चुका है, जो इफेक्ट आया उसका कॉज फाइंड कर रहे हो। न्यूमेरिकल डाटा कलेक्टेड आफ्टर द इवेंट, मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, हम डाटा जब कलेक्ट करते हैं जब इवेंट हो चुका होता है, इसमें कोई भी वेरिएबल हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। देन कम टू द ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अल्टीमेट क्वांटिटेटिव मेथड्स होता है, यूज मैथमेटिकल प्रिसिशन, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ग्रुप। मैंने आपको बताया 3 होते हैं, मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिससे मैनिपुलेट कर सकते हो, देन डिपेंडेंट होगा, देन आप क्या कर सकते एक्सटर्नल से है, तो इसके बेसिस पे हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल। अब अभी हमारा वीडियो बहुत लॉन्ग जा रहा है तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। सेकंड पार्ट में हम आपको स्टेप ऑफ रिसर्च, आईसीटी टूल्स, देन कौन कौन से स्टाइल यूज करते हैं, प्लेजरिज्म क्या होता है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। देन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बहुत सारा प्यार दो जिससे कि हम मोटिवेट होके अब और मेहनत करें। वैसे तो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन और हम मेहनत करने का मोटिवेशन मिले तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।